हेलो गाइस, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव टीच पे स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 12th के हिंदी के गद्य खंड का 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और आज चौथा चैप्टर लेकर आए हैं। और चौथा चैप्टर का आज कोशिश करते हैं कि लेखक परिचय बहुत अच्छा से आपको समझा दें, जिससे लेखक परिचय से आपके एक क्वेश्चन भी ना छूटे। क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के लिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो फोर्थ चैप्टर है वो कौन सा है? अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर जो कि एक निबंध है। आखिर ये अर्धनारीश्वर है क्या? तो अर्धनारीश्वर जो है, भगवान शिव और पार्वती के एक फोटो आप देखे होंगे, जिसमें आधा शरीर भगवान शिव का होता है, आधा शरीर माँ पार्वती का होता है। तो भगवान शिव और माँ पार्वती का जो कल्पित रूप है, मतलब दोनों का एक साथ जो रूप है, जिसमें वो नारी भी है और पुरुष भी है, उसी रूप का नाम होता है अर्धनारीश्वर। तो हमें लगता है कि आपको अच्छा समझ आ गया होगा कि अर्धनारीश्वर होता क्या है। ठीक है। और यह एक निबंध है। तो चलिए देखते हैं इनके लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। क्योंकि ये जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, आगे चलिएगा तो हम बताएंगे कि ये हमारे बिहार के ही हैं। तो बिहार के हैं, जिस कारण से इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान कहाँ है? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। हमारे बिहार में ही बेगूसराय जिला में सिमरिया गांव का नाम है इनके। इनके गांव का नाम क्या है? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। ये बेगूसराय का है, बिहार में है। और गांव का नाम सिमरिया है। ठीक है। इनके माता का नाम क्या है? माता का नाम मनरूप देवी। माता का नाम क्या है? मनरूप देवी। और पिता का नाम क्या है? रवि सिंह। माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम क्या है? रवि सिंह। इतनी इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनके पत्नी का नाम श्यामवती देवी है। क्या नाम है? श्यामवती देवी है। ठीक है। इनके पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती देवी है। अब शिक्षा पे बात करते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है? गांव में हुई है। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव में ही लिया था। और गांव के आसपास भी जो कॉलेज थे, मतलब 10th तक का पढ़ाई यहीं की है। उसके बाद 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा दिया। मैट्रिक की परीक्षा 1928 ईस्वी में कहाँ से दिया? रेलवे घाट मोकामा हाई स्कूल से। कहाँ से दिया था? रेलवे घाट मोकामा हाई स्कूल से। ठीक है। 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास से किए। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किए इतिहास से। ठीक है। आगे देखते हैं। ये इनकी वृत्ति, मतलब इन्होंने क्या क्या कार्य किए। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति एवं हिंदी सलाहकार के रूप में काम किए। भागलपुर विश्वविद्यालय में ये उपकुलपति रहे और हिंदी सलाहकार के रूप में काम किए थे। ठीक है। अब इनकी साहित्यिक अभिरुचि देखते हैं। 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित। इनकी पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर में। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित। कविता पुस्तक प्रणभंग, जिसमें सिर्फ इनका कविता था, कविता संग्रह प्रणभंग जो प्रकाशित। प्रणभंग कब प्रकाशित हुआ था? 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने प्रणभंग प्रकाशित किया था 1929 ईस्वी में। कब किया था? 1929 ईस्वी में। अब इनकी काव्य कृतियाँ देखते हैं। प्रणभंग 1929 में, रेणुका 1935 में, हुंकार 1939 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मिरथी 1952 में, नीलकुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, कोमलता और कवित्व 1964 में, हारे को हरिनाम 1970 में आदि इन्होंने कविता प्रकाशित किया था। आप कोशिश करें कि इसको ट्रिक से ना याद करें, क्योंकि आप आज अभी आपको ट्रिक अच्छा लगेगा कि ट्रिक से हम रट लिए, लेकिन ट्रिक से आप याद करिएगा। आप जाइएगा अपने एग्ज़ाम में बैठिएगा। एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहेगा, एग्ज़ाम का प्रेशर कि कैसा जाएगा एग्ज़ाम, कैसा प्रश्न आएंगे, क्या होंगे, कहीं चीट हमारा पकड़ा ना जाए।
ऐसी स्थिति में आपके जो माइंड में भी जो रहेगा, जो आप ट्रिक याद किए हैं, वो ट्रिक आप भूल जाइएगा, और उस ट्रिक के जगह पे आपके ट्रिक में गलत गलत शब्द जुड़ जाएंगे, और ये गलत शब्द जुड़ने की वजह से क्या होगा कि आपको सही क्वेश्चन भी गलत करके, जिसको आप सही बना सकते थे, उस ट्रिक की वजह से आप गलत कर दीजिएगा। तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी एग्जाम में जाएं तो आप लाइन बाय लाइन, जैसे प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम, ऐसे याद करके जाए, लाइन बाय लाइन याद करिएगा, तो आपके मन में एक सीक्वेंस बन जाएगा, याद रहेगा। लेकिन ट्रिक से एक शब्द अगर ट्रिक में गलत होगा, आप एग्जाम में बैठिएगा, आप पूरा गोल हो जाएगा आपका ट्रिक। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप ऐसे याद करें। आगे देखते हैं इनकी गद्य कृतियाँ कौन कौन है। मिट्टी की ओर 1946 में, आज नरेश्वर 1952 में, संस्कृत के 4 अध्याय 1956 में। ये संस्कृत का 4 अध्याय इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे ज़्यादा बहुत बार क्वेश्चन आया कि संस्कृत का 4 अध्याय कौन लिखा था। ठीक है। काव्य भूमिका 1958 में, व्हाट पीपल 1961 में। व्हाट पीपल भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट पीपल किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की 1961 में प्रकाशित हुआ था। शुद्ध पीपल की खोज 1966 में। दिनकर की डायरी 1973 में। दिनकर की डायरी और शुद्ध कविता की खोज, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और आदि इन्होंने गद्य कृतियाँ प्रकाशित की थी। अब इनके पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय, जो कि इनका गद्य कृतियां में से एक है, संस्कृत के 4 अध्याय, उसी पे इनको मिला था क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। उर्वशी पे कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। उर्वशी पे कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है जो कवियों को मिलता है, पद्म विभूषण पुरस्कार, तो ये भी इन्हें प्राप्त हुआ है। और राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। पूछेगा राष्ट्र कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो राष्ट्र कवि के रूप में दिनकर जी को जाना जाता है। ठीक है। राष्ट्र कवि के रूप में दिनकर जी को जाना जाता है। ये छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। पूछता है किस युग के कवि हैं, तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। किस युग के? छायावादोत्तर युग के। ठीक है। तो आज दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। अगले दिन हम इस चैप्टर को, पूरा चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन अर्थ क्लियर कराएंगे। ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और हम कोशिश कर रहे हैं वो मटेरियल आपको दें जो आपके एग्ज़ाम में आए और आप उसे बना कर आए। अब मान लीजिए हम ट्रिक दे देते हैं, आप ट्रिक रटते हैं, 2 4 10 दिन याद रहते हैं, एग्ज़ाम में जाकर भूल जाते हैं, गलती करके आते हैं, फिर क्या फ़ायदा इस ट्रिक से?